जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी अकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कोशिका के बारे में बताया था कि कोशिका कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है, इसकी खोज किसने की है, इसमें कितने प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। कोशिकांग वाला हमने टॉपिक शुरू किया था कि इसमें जितने भी टाइप के कोशिकांग होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो यही हमने शुरू किया था। और सबसे पहला जो हमारा था वो था केंद्रक। केंद्रक क्या होता है मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी कोशिका में, किसी भी सजीव की कोशिका के अंदर यह एक सबसे बड़ा मुख्य भाग होता है जो कि बाकी के सारे कोशिकांगों को नियंत्रित करता है। कोशिकांग में केंद्रक की मुख्य भूमिका होती है क्योंकि ये सभी प्रकार के कोशिकांगों को निर्देश देने का कार्य करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कोशिका का मैनेजर, या फिर इसको कहा जाता है कोशिका का सीपीयू भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसी के अंदर हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए और आरएनए, ये भी होते हैं। किस रूप में होते हैं? तो देखिए, जो भी कोई कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है, मान लो कि ये कोई कोशिका है, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है या केंद्रक है। इसी केंद्रक के अंतर्गत एक लिक्विड भरा होता है जिसको कहा जाता है केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य। इस द्रव्य को क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य। क्योंकि केंद्रक के अंदर होता है ये, इसीलिए इसको कहा जाता है केंद्रक द्रव। और इसी द्रव में कुछ जालिकाएं होती है जिनको कहा जाता है क्रोमेटिन जालिका। क्रोमेटिन जालिका, बहुत सारी ऐसी जालिकाएं होती है, ये बहुत सारी ऐसी जालियां होती है। तो यह जालिकाएं जो होती है ये किसकी बनी होती है? ये जालियां बनी होती है डीएनए की, डीएनए और प्रोटीन की। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म तो आप सभी लोग जानते हैं और एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसकी जो खोज की थी, डीएनए की जो खोज की थी वो किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने। फ्रेडरिक मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर नाम के साइंटिस्ट ने डीएनए की खोज की थी। तो ये केंद्रक के अंदर ही उपस्थित होता है हमारा डीएनए, जो कि हमारे शरीर का जेनेटिक मटेरियल होता है। यही डीएनए कोशिकाओं के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिसके माध्यम से जो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल, हमारे अंदर के जो जीन है या जेनेटिक मटेरियल है या सिम्टम्स है, वो दूसरे जीव में भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये कार्य करते हैं। कैसे जाते हैं? देखिए, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में पुरुषों में क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। पुरुषों में पाए जाने वाले जब स्पर्म ये महिलाओं में पाए जाने वाले ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। अब ये पुरुषों के जो स्पर्म होते हैं, इसके इस वाले पोर्शन में, ये स्पर्म है मान लो, तो इसके इस वाले पोर्शन में क्या होता है? इस वाले पोर्शन को कहा जाता है एक्रोसोम। और इसी एक्रोसोम में क्या होता है? इसी में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए होता है। स्पर्म में ही डीएनए होता है। ठीक है, हमारी बॉडी की कई सेल्स में डीएनए पाया जाता है, जिससे कि टेस्ट किया जा सकता है कि कौन किसका बच्चा है, कौन किसके पिता है, पेरेंट्स है वगैरह। ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो हेयर सेल्स होती है, नेल सेल्स होती है, स्पर्म होते हैं हमारे, और मतलब हमारे नहीं, पुरुषों के जो स्पर्म होते हैं, महिलाओं के जो ओवम होते हैं, इन सभी में क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो यहाँ पर ये स्पर्म का जो ऊपरी सिरा होता है, इसको कहा जाता है एक्रोसोम, और इसी एक्रोसोम में होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए होता है। ये एक्रोसोम जब एक को फर्टिलाइज करता है, इसके अंदर जाता है, तो यहाँ से खुल जाता है, और खुलने के बाद में इस स्पर्म का जो भी डीएनए होगा वो इसमें डाल देते हैं। अब ओवम में तो पहले से ही डीएनए था ही, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। इस जाइगोट के अंदर बहुत सारे पुरुष और महिला दोनों के गुणसूत्र होते हैं, और इन्हीं दोनों के गुणसूत्रों से मिलकर एक नया जीव बना, मतलब उनका बच्चा बना, जो जाइगोट के फॉर्म में था, फिर धीरे धीरे करके एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इन्हीं दोनों के लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं। कहा जाता है कि बच्चों के अंदर कुछ लक्षण माता के होते हैं, कुछ लक्षण पिता के होते हैं। जैसे कि हमारे हेयर कलर हो गए, आइज कलर हो गए, और स्किन वगैरह का कलर हो गया, हाइट हो गई, हेल्थ हो गई, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब माता पिता के ऊपर ही डिपेंड करता है। और यह कौन दर्शाता है? ये डीएनए दर्शाता है। इस डीएनए के माध्यम से ही माता पिता के जो भी लक्षण होते हैं वो किस में आ जाते हैं? बच्चे में आ जाते हैं।
तो यही केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर ही डीएनए होता है। अगर हमारी किसी कोशिका की बात की जाए तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, हर प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता ही है, और हर प्रकार के केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है। तो इन्हीं के माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अदर ऑर्गेनिज्म में, या मतलब जो भी इनका ऑफस्प्रिंग है, जो भी इनके बच्चे उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं और बच्चों में इन्हीं के गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब जो केंद्रक होता है इसमें दो प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होता है। मेन जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारा, डीएनए होता है। मेन जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ये क्या होता है हमारा, डीएनए। डीएनए डीएनए के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का। अब डीएनए जो था इसकी खोज किसने की थी, इसके खोज करता थे फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर फ्रेडरिक मिस्चर ने डीएनए की खोज जरूर की थी, और इसका जो मॉडल होता है, डीएनए का जो मॉडल होता है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है द्विकुंडलित। द्विकुंडलित, या इसको कहा जाता है डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स इसको कहा जाता है। किस प्रकार से डबल हेलिक्स होता है, जो केंद्रक होता है केंद्रक के अंदर ही इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है डीएनए। डीएनए में मतलब जो मैंने आपको बताया क्रोमेटिन जालिकाएं, क्रोमेटिन जालिकाएं इसी तरीके से होती है, और यही क्रोमेटिन जालिका के अंदर क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन। ये क्रोमेटिन जालिकाएं किसकी बनी होती है, डीएनए की और प्रोटीन की। तो ये द्विकुंडलित संरचना है डीएनए की, डबल हेलिक्स कहेंगे इसको इंग्लिश में। और ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, द्विकुंडलित मॉडल ये दिया गया है वॉटसन एंड क्रिक। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। वॉटसन एंड क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने ये मॉडल दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया है वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। अब जो ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है इसके अंदर कुछ लाइनें होती है इस तरीके से। ठीक है, ये लाइनें होती है, ये लाइनें ही क्या कहलाती है, ये लाइनें ही क्या कहलाती है, ये डीएनए है, और ये लाइनें कहलाती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। और यही गुणसूत्र इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में, जो भी पेरेंट होंगे पेरेंट से उसके बच्चे में ये ट्रांसफर होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र के ऊपर ही एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपने शायद 3D मॉडल में इस तरीके से देखा होगा। तो ये जो डॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है ये कहलाते हैं जीन, और जीन ही ट्रांसफर होते हैं बच्चों के अंदर। बोलते ना तेरे माँ मम्मी के जीन का असर हो गया है, तुम्हारे पापा के जीन का असर है, ये सब इस तरीके से कहा जाता है। तो ये जीन ही ट्रांसफर होते हैं इन डीएनए के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, इन्हीं को कहा जाता है। अगर जेनेटिक मटेरियल बोले आपसे कि मनुष्य के शरीर में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, मनुष्य के शरीर में आनुवंशिक पदार्थ, मनुष्य के शरीर का लिख लेना, मनुष्य के शरीर का आनुवंशिक आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो वो आनुवंशिक पदार्थ क्या है मनुष्य के शरीर का, डीएनए है, डीएनए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर की आनुवंशिक इकाई क्या है, मनुष्य के शरीर की आनुवंशिक इकाई, तो ये आनुवंशिक इकाई क्या होती है, आनुवंशिक इकाई होती है जीन। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे मनुष्य के शरीर का आनुवंशिक पदार्थ पूछा है तो आप क्या बताएंगे, डीएनए बताएंगे। लेकिन अगर आपसे आनुवंशिक इकाई पूछे तो आप क्या बताओगे, आप जीन बताओगे, ये आनुवंशिक इकाई होती है। ठीक है, चलिए इतना डीएनए के बारे में था। अब डीएनए के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं इसके कुछ बेस होते हैं, क्षार होते हैं, डीएनए में कुछ क्षार होते हैं। तो ये क्षार कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, इसमें एडेनिन होता है, एडिनिन,
एडेनिन के साथ में जो बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें। एडेनिन के साथ में जो बॉन्ड होता है वो होता है थाइमिन का, थाइमिन, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है साइटोसिन, साइटोसिन। तो साइटोसिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड होता है ग्वानिन का, ग्वानिन के साथ, ठीक है। एडेनिन के साथ में थाइमिन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और साइटोसिन का ग्वानिन के साथ डबल बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में, ये चेन चलती जाती है और ये चेन कंटिन्यूअसली चलती जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ये तो डीएनए हो गया। अब डीएनए के बाद में हम प्रोटीन के बारे में पूछेंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस किसके फॉर्म में होता है? आरएनए के फॉर्म में होता है। ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक हो गया है। अब हम आरएनए पढ़ेंगे जिसको क्या कहा जाता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो आगे चलते हैं हम। डीएनए में जो गुणसूत्र मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र के माध्यम से ही सारे जो जीन वगैरह ट्रांसफर होते हैं, तो गुणसूत्र के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, इंग्लिश में इनको क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम। सबसे पहली बात कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं? 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होते हैं समजात और एक होते हैं विषमजात। समजात और विषमजात। समजात को कहा जाता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और जो विषमजात होते हैं उनको कहा जाता है, एक होते हैं ऑटोसोमल और एक होता है हाँ, समजात और विषमजात। समजात जो होते हैं महिला पुरुष में समान होते हैं, XX होते हैं, और विषमजात होते हैं ये किस में होते हैं? केवल पुरुष में होते हैं, पुरुष में होते हैं। और ये कौन से होते हैं? X और Y होते हैं। ये महिला पुरुष में समान होते हैं, महिला व पुरुष में। इनकी संख्या कितनी होती है? ये होते हैं 22 जोड़ी। लेकिन महिलाओं के पूरे 23 जोड़ी जो होते हैं वो XX ही होते हैं, ठीक है। महिलाओं में 23 जोड़ी पूरे के पूरे गुणसूत्र XX ही होते हैं। लेकिन पुरुष में एक गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र जो कि XY होता है। बाकी के 22 जोड़ी कौन से होते हैं? उसमें XX होते हैं। पुरुष में भी 22 जोड़ी XX रहते हैं, और केवल एक जोड़ी पुरुष में, एक जोड़ी जो रहेगा वो क्या रहेगा? X और Y रहेगा, ठीक है। जोड़ियों में होते हैं। कुल अगर गुणसूत्र की बात की जाए कि मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो मनुष्य में कुल गुणसूत्र होते हैं 46। मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, 46 होते हैं, मतलब कि 23 जोड़ी, ठीक है। जोड़ियों में अगर बोले तो कितना है? 23 जोड़ी। क्वेश्चन पूछा जाता है आर्मी के लिए, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। या ऐसा भी पूछ सकते कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्या बताएंगे? 46 होती है, 46 होती है। तो 22 जोड़ी जो होते हैं महिला पुरुष में समान होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? समजात गुणसूत्र कहा जाता है XX को। विषमजात जो होते हैं वो XY होता है। अब देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, तो वो किस में पाए जाते हैं? पुरुष में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आर्मी के पेपर में पूछा गया है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं या किसके होते हैं, तो क्या बताया जाएगा? पुरुष के होते हैं। क्योंकि ये वाले जो गुणसूत्र होते हैं इन्हीं के माध्यम से बच्चे का जेंडर बनता है, ठीक है, कि बच्चा लड़की होगी या लड़का होगा। ये जेंडर डिसाइड कौन करता है? पुरुष के गुणसूत्र ही डिसाइड करते हैं। मान लो कि महिला और ये पुरुष, मान लो कि महिला के जो गुणसूत्र थे वो X है, पुरुष का भी X गुणसूत्र है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, जब महिला का X क्रोमोसोम और पुरुष का X क्रोमोसोम जब मिलता है, तो जो बेबी होगा, बेबी वो क्या होगी? बेबी गर्ल होगी। और इसी तरीके से महिला का X क्रोमोसोम अगर पुरुष के Y क्रोमोसोम के साथ में मिलता है, तो जो बेबी होगा वो बेबी क्या होगा? बेबी
बॉय होगा। तो ये एक्स वाई किस में है, ये एक्स वाई किसके अंदर है, ये एक्स वाई है किसमें, पुरुष में। और इन्हीं को कहा जाता है लिंग निर्धारण गुणसूत्र। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, लिंग निर्धारण गुणसूत्र, जो कि किस में पाए जाते हैं, जो पुरुष में पाए जाते हैं। महिला का एक्स क्रोमोसोम पुरुष के एक्स क्रोमोसोम के साथ में मिलेगा फर्टिलाइजेशन के समय में, तो बेबी गर्ल होगी। और महिला का एक्स क्रोमोसोम यदि पुरुष के वाई क्रोमोसोम के साथ में मिलता है तो बेबी बॉय होता है। ये लिंग निर्धारण गुणसूत्र है जो कि पुरुषों में पाए जाते हैं। इसी के माध्यम से जेंडर डिसाइड होता है और यही डिसाइड करता है कि बच्चा क्या होगा। लेकिन दोष किसे दिया जाता है, महिलाओं को दोष दिया जाता है अगर ज़्यादा लड़कियां हो जाती है। तो गांव में आज भी ये चलाया जाता है कि लड़कियां ही लड़कियां पैदा कर रही है, इसी में कोई खोट है, इस तरीके की बातें होती रहती है। बाकी मेन रीजन क्या होता है, पुरुष के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये लिंग निर्धारित गुणसूत्र है। अब पुरुषों मतलब मनुष्य की बात हो गई कि मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी होते हैं। लेकिन अगर आपसे कुछ और भी पूछ ले कि दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म में, मान लो आलू का पूछ लिया कि आलू में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 48 गुणसूत्र होते हैं आलू के अंदर। यहाँ पर लिख लीजिए आप। ठीक है, अलग अलग टाइप के गुणसूत्र हैं। मान लो आलू का पूछा, इसी में एक चीज और बता देती हूँ पहले, मैं बाद में बताऊंगी आलू में गुणसूत्रों की संख्या। देखो यहाँ हमने क्या लिखा है कि मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी। आर्मी के पेपर में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यदि किसी बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या या किसी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर 46 ना होकर कितनी हो जाए, 47 अगर गुणसूत्र हो जाते हैं तो इस प्रकार के बीमारी को क्या कहा जाता है। तो देखो 47 गुणसूत्र होने के भी अलग अलग चीजें हैं। मान लो कि पुरुष के गुणसूत्र के साथ में अगर एक और एक्स्ट्रा गुणसूत्र जुड़ रहा है तो फिर वो क्या होगा, वो कहलाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जब गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उसको कहा जाता है सिंड्रोम। सिंड्रोम और बीमारियां मतलब डिसीज दो अलग अलग चीजें हैं। होती बीमारियां ही है सिंड्रोम, पर वो ऐसी ऐसी बीमारियां होती है जिनका कभी भी इलाज संभव नहीं है। वो बच्चे के जन्म के साथ आते हैं और उनकी मृत्यु के साथ ही जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को सिंड्रोम कहा जाता है। और जिनका ट्रीटमेंट हो जाता है, जिनका इलाज हो जाता है, उनको डिसीज कहा जाता है, उन्हें बीमारियां कहा जाता है। जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सारी बीमारियां, इनके वैक्सीन भी है और इनका वैक्सीनेशन होने के बाद में टेबलेट से भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सिंड्रोम हो जाए, डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, गेट सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया है, और टर्नर सिंड्रोम हो गया है, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया है, तो इनका कोई भी इलाज संभव नहीं है। ये सारे सिंड्रोम भी आर्मी की एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं पहले यही डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद में मैं आपको सारे गुणसूत्र भी बता दूंगी कि किस में कितने होते हैं। तो देखो अलग अलग टाइप के सिंड्रोम होते हैं, अलग से ही बता देती हूँ मैं। सिंड्रोम हेडिंग आप लिख लीजिएगा, सिंड्रोम। हिंदी में भी इसको सिंड्रोम ही कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको सिंड्रोम ही कहते हैं। जब सिंड्रोम होने के कुछ रीजन है, जैसे कि कुछ जेनेटिकली भी हो सकता है कि आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही आ रहे हैं, या अगर महिलाओं की प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो 35 साल से ज़्यादा है, कि महिला 35 साल से ज़्यादा की हो गई है और उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में भी सिंड्रोम होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। सिंड्रोम का पता किससे लगाते हैं, तो एक टेस्ट होता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस टेस्ट से बच्चे का जेंडर भी पता कर सकते हैं और बच्चे में होने वाले हर टाइप के सिंड्रोम का भी पता लगाया जा सकता है। वैसे बच्चे का जेंडर पता लगाने का जो टेस्ट होता है ये एमनियोसेंटेसिस, ये बैंड हो चुका है, लेकिन सिंड्रोम के लिए ये आज भी लागू हो सकता है कि अगर बच्चे में माँ के फिटस में यानी कि माँ के गर्भाशय में कोई हलचल नहीं हो रही है, वो उसके मूवमेंट को महसूस नहीं कर पा रही है, तो वो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू अपने बच्चे की सारी चीज़ें पता कर सकती है। बस उसका जेंडर डॉक्टर को पता होगा लेकिन डॉक्टर नहीं बताएंगे। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हम सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो आर्मी में पूछा जाने वाला सिंड्रोम है, ये सबसे पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47। गुणसूत्रों की
संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो जो पुरुषों के गुणसूत्र होते हैं, मेन जो लिंग निर्धारित गुणसूत्र होते हैं पुरुषों में, कौन से होते हैं? लिंग निर्धारित एक्स और वाई होते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, किसका? महिला का। महिला का एक एक्स्ट्रा एक्स जुड़ जाता है। यानी कि जब, हाँ एक बात और, जब गुणसूत्र जुड़ते हैं, गुणसूत्रों का जुड़ना क्या कहलाता है? गुणसूत्रों का जुड़ना, गुणसूत्रों का जुड़ना कहलाता है मोनोसोमी। गुणसूत्रों का जुड़ना कहलाता है ट्राइसोमी। और गुणसूत्रों का कम होना, गुणसूत्रों का कम होना, गुणसूत्रों का कम होना क्या कहलाता है? मोनोसोमी कहलाता है। मोनोसोमी, मोनोसोमी, ठीक है। गुणसूत्रों का जुड़ना कहलाता है ट्राइसोमी और गुणसूत्रों का कम होना क्या कहलाता है? मोनोसोमी। ये भी कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं ये तो। मोनोसोमी और ट्राइसोमी क्या होता है? गुणसूत्रों का जुड़ना ट्राइसोमी और गुणसूत्रों का कम होना मोनोसोमी। ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मेन हम बात कर रहे थे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47। टोटल जो गुणसूत्र होता है 46। 46 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम फीमेल वाला जुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? एक्स एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो एक्स के कितने हैं? 2 क्रोमोसोम है और वाई का कितना है? 1 ही है। तो ये क्या शो करेगा? ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्स क्रोमोसोम किस में होते हैं? फीमेल्स में होते हैं। और यही फीमेल्स वाले क्रोमोसोम इस बॉय में आ जाएंगे। मतलब जो बच्चा होगा वो क्या होगा? वो बच्चा होगा ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर होगा। ट्रांसजेंडर यानी कि क्या होगा? वो किन्नर होगा। ठीक है। जो किन्नर बनते हैं वो किसके माध्यम से बनते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण बनते हैं। इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं होता है, बच्चे का बिल्कुल भी दोष नहीं होता है, लेकिन दोष समाज किसको देते हैं? बच्चे को ही देते हैं कि ये किन्नर है, ट्रांसजेंडर है। खैर आजकल तो ट्रांसजेंडर लोगों को भी समाज में हिस्सा दिया है और यहाँ तक कि नौकरियों में भी उनके लिए एक कुछ सीटें आरक्षित की गई है। उन्हें भी अपनी जीवन जीने का पूर्ण रूप से हक है और वो भी हर जगह पर अपना परचम भी फहरा सकते हैं। इसीलिए यहाँ देखिए आप, ट्रांसजेंडर जिसको किन्नर कहा जाता है वो किस प्रकार के सिंड्रोम में आता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में वो आता है। ठीक है। क्या होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें एक फीमेल वाला एक्स्ट्रा आके जुड़ जाता है। मतलब क्या हो जाती है? क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है। क्या हो जाता है? ट्राइसोमी हो जाता है। अब जब ट्रांसजेंडर बनेगा, ट्रांसजेंडर बनेगा तो वो क्या होगा? वो नपुंसक होगा। और हाँ, ये जो होगा वो हमेशा किस में होता है? बॉय में होता है, लड़के में ही होता है। लड़के लड़के में होता है ये वाला। ठीक है। नपुंसक होगा। स्तन उसके निकले हुए होंगे, थोड़े स्तन उभरे हुए होंगे। आवाज जो रहेगी उसकी थोड़ी पतली रहेगी, जिस प्रकार से महिलाओं की आवाज होती है उस तरीके से थोड़ी पतली रहेगी। आवाज पतली होगी। साथ ही उसका जो चलने का तरीका होगा लड़कियों जैसा होगा। चलने का तरीका लड़कियों के तरह। और लड़कियों वाली उसकी हॉबी होगी। ठीक है। हॉबी भी कैसी होगी उसकी? हॉबी उसकी होगी लड़कियों की। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। टेस्टिस जो उनके वृषण होते हैं लड़कों के, वो भी छोटे होते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं। उनमें स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता है, जो शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु नहीं बन पाते हैं, इसीलिए वो कैसे होते हैं? नपुंसक होते हैं। तो ये ट्रांसजेंडर होते हैं जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आते हैं। और इसमें क्रोमोसोम की क्वांटिटी पूछी जाती है, कितनी होती है? 47 होती है। गुणसूत्रों का जुड़ना ट्राइसोमी, गुणसूत्रों का कम होना क्या कहलाता है? मोनोसोमी कहलाता है। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सिंड्रोम की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको केंद्रक के बाद सारे सिंड्रोम भी बता दूंगी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे इसके बाद। टर्नर सिंड्रोम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। दूसरा जो सिंड्रोम है आपका टर्नर है। टर्नर सिंड्रोम
हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये अधिकतर किस में होता है, महिलाओं में होता है। अधिकतर क्या, ये केवल महिलाओं में ही होता है, यह महिलाओं में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो हो जाती है कम हो जाती है, मतलब कि गुणसूत्रों का क्या हो जाता है, क्रोमोसोम में क्या हो जाती है, मोनोसोमी हो जाती है। क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, 45 रहेगी, है ना। अभी मैंने बताया था गुणसूत्रों का जुड़ना ट्राइसोमी, गुणसूत्रों का कम होना मोनोसोमी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणसूत्रों की कमी हो रही है, मतलब मोनोसोमी हो रहा है। और कितने गुणसूत्र हो जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में, 45 हो जाते हैं, 45 हो जाती है। इसमें क्या होंगे, इसके कुछ लक्षण होते हैं। इसके लक्षण क्या होंगे, इसमें सबसे पहला जो लक्षण होगा वो क्या होगा, कि जो भी महिलाएं होंगी वो कैसी होगी, स्टेराइल होगी। महिलाएं इसमें बांझ होती है, बांझ या स्टेराइल हो जाती है। स्तन उनके छोटे रहेंगे, गर्भाशय विकसित नहीं होगा, गर्भाशय विकसित नहीं होता है। ये सारे सिम्टम होंगे, ठीक है। ये वाले सारे सिम्टम किसके होंगे, टर्नर सिंड्रोम के। ये महिलाओं में ही ये सिंड्रोम होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, महिलाएं इसमें बांझ हो जाती है, स्टेराइल रहती है, स्तन उनके छोटे होते हैं और वो कभी मां नहीं बन पाती। ये बांझपन का ही एक उदाहरण है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो ये सिंड्रोम नहीं हो, इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि एम्ब्रियोसेंटेसिस, नहीं एम्ब्रियोसेंटेसिस नहीं, कुछ बीमारियां होती है जिसकी वजह से महिलाएं बांझ रह सकती है। या तो उसमें हो सकता है कि अंडाणु अंडाणु या जो ओवम होते हैं, ओवम प्रॉपर तरीके से बने ना, उनका ओव्यूलेशन ना हो, जिसकी वजह से भी महिलाएं अधिकतर बांझपन का शिकार हो जाती है। अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर टर्नर सिंड्रोम हो गया है किसी महिलाओं को, तो वो कभी भी फिर माँ नहीं बन पाती है, ठीक है। तो ये टर्नर सिंड्रोम हो गया सेकेंड। अगला जो सिंड्रोम होता है वो है डाउन सिंड्रोम, तीसरे नंबर पे डाउन सिंड्रोम। हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें भी क्रोमोसोम जो होते हैं उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। 21वां जोड़ी जो होगा, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी होगी, ट्राइसोमी होगी। ट्राइसोमी का मतलब एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आके इसमें जुड़ जाएगा। किसमें, 21वें जोड़ी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम में कौन से नंबर के या कौन से जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आकर जुड़ जाता है। तो आपको मेन इस पर ध्यान देना है कि किस में जुड़ रहा है, 21वें जोड़ी में जुड़ रहा है, ठीक है। 21वें जोड़ी गुणसूत्र में जब इस जुड़ता है तो जो बच्चा रहेगा वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। इसके अलावा उसका जो चेहरा होता है मंगोल प्रजाति के लोगों की तरह दिखाई देता है, इसीलिए डाउन सिंड्रोम को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, मंगोलिज्म, मंगोलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम को ही क्या कहा जाता है, मंगोलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे का चेहरा मंगोल प्रजाति के लोगों की तरह दिखाई देता है, इसीलिए। इसके अलावा जो बच्चा रहेगा वो मेंटली तो डिस्टर्ब होगा ही थोड़ा बहुत, और ये ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। जैसे कि इसका जो सिर रहेगा काफ़ी बड़ा रहेगा और चेहरा एकदम गोलाकार रहेगा, चंद्राकार भी बोल सकते हैं हम, चंद्र के आकार का। तो ये इसी में होता है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बच्चे का जो चेहरा है वो गोल मटोल या चंद्राकार के किस प्रकार के सिंड्रोम में होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है, ठीक है। और मंगोलिज्म किसको कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम को ही कहा जाता है। आर्मी के लिए जो क्वेश्चन आते हैं सिंड्रोम से इतने ही आते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाना है हमको, ठीक है। इतने ही हमको एमपी पुलिस या एसआई वगैरह नहीं देनी, हमको आर्मी की एग्जाम देनी है। तो आर्मी की एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट, मैंने तो और भी एक्स्ट्रा पढ़ा दिया आपको, ये एमपी पुलिस वगैरह में भी पूछे जाते हैं। सिंड्रोम में अगर आर्मी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लाइनफेल्टर से ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारे सिंड्रोम बताऊंगी, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और केट सिंड्रोम, सारे सिंड्रोम आपको बताए जाएंगे।
आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। आगे के जो सिंड्रोम है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको सपोर्ट मिलता है। आपके कमेंट हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम है। और लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक जो रहेंगे वो भी हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम है। जितना आप सपोर्ट करेंगे हम उतना ज़्यादा वीडियो आपको डालते जाएंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको भी हम मोटिवेट करते जाएंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप फौजी बन जाए। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।